चलिए तो कल अपन बेटा बात कर रहे थे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की। और रेगुलेशन में शायद हम एडीएस तक बात कर चुके थे। देखिए, अपन ने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए अपने अंदर बेटा ऑपरेट क्या होता है, काउंटर करंट। काउंटर करंट में बोलेंगे NaCl कहां से बाहर आता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये जो NaCl बाहर आया, ये एक्सचेंज किसके साथ किया जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इसे ले जाके कहां पहुंचाएगी, असेंडिंग लिम्ब के पास। असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से बाहर क्या आ जाएगा, NaCl। तो ये NaCl यही मीडियम में रह गया या इंटरस्टिशियम में रहा। ये जो NaCl इकट्ठा हुआ, इसकी वजह से और यूरिया की वजह से एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना, कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ या मेडुला से कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से मेडुला। कॉर्टेक्स में जो ऑस्मोलैरिटी 300 थी, ये मेडुला के इनर रीजन्स में आकर के ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाती है, 1200। फिर हमने कहा कि इस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से कलेक्टिंग डक्ट से बच्चे बाहर क्या आने वाला है, वाटर। क्या बाहर आएगा, वाटर बाहर आया। वाटर बाहर आने की वजह से जो यूरिन बनी, वो इनिशियल फिल्ट्रेट से कितने टाइम्स कंसंट्रेट हो गई, 4। इस सब के लिए जरूरी था कि लूप ऑफ हेनले के दोनों लिम्स के बीच में काउंटर करंट हो, वासा रेक्टा के दोनों लिम्स के बीच में काउंटर करंट हो, और इनके बीच की प्रॉक्सिमिटी यानी कि इनका पास पास होना जरूरी था। फिर अपन ने कहा रेगुलेशन में पहला रोल आता है हाइपोथैलेमस का। तो जैसे ही अगर बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज हुआ, ब्लड प्रेशर चेंज हुआ, या अपन ने कहा कि ऑस्मोलैरिटी या आयनिक कंसंट्रेशन जो एनसीईआरटी लिखती है चेंज हुई, तो चेंज होते ही सेक्रीट क्या होने वाला, जो है चेंज होते ही सबसे पहला काम है हाइपोथैलेमस का कि थर्स्ट इंड्यूस करेगा। अगर पानी मिला तो ठीक, नहीं मिला तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज क्या कराएगा बेटा, एडीएच। ये जो एडीएच यहां सेक्रीट हुआ, ये काम करेगा किडनी में नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल पार्ट पे या लेटर पार्ट, लेटर पार्ट यानी कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से ये रीअब्सॉर्ब कराता है वाटर। क्या रीअब्सॉर्ब कराएगा, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कराता है। वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हुआ तो यूरिन कंसंट्रेट हुआ, यानी यूरिन का वॉल्यूम घटा। ऑन द अदर हैंड, एडीएच का दूसरा नाम था वैसोप्रेसिन, तो ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करा देता है। ब्लड वेसल के कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से ब्लड प्रेशर अब क्या होगा, बढ़ेगा, एनजीएफआर विल बी बैक टू नॉर्मल। जैसे ही मान लेते हैं बीच में पर्सन ने क्या मान लो पानी पी लिया, तो पानी पीते ही अब क्या हुआ, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम फिर वापस से नॉर्मल हुआ। तो नॉर्मल होते ही एडीएच का सेक्रीशन क्या हो जाएगा, बंद, और ये फीडबैक कंप्लीट हो गया। यानी कि जब बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम था तो एडीएच सेक्रीट हुआ, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा तो एडीएच का सेक्रीशन बंद हो गया। अब ध्यान देंगे, देखो चाय, कॉफी, एल्कोहल, कितनी चीजें, 3। चाय, कॉफी और एल्कोहल, ये तीनों चीजें एडीएच का सेक्रीशन घटाती हैं। एडीएच के सेक्रीशन को क्या करेंगे, कम। तो अगर एडीएच का सेक्रीशन कम हुआ तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा। यूरिन का वॉल्यूम अगर बढ़ा तो इसका मतलब है क्या होने लगेगा, डाईयूरेसिस। क्या होने लगेगा, यहां पर डाईयूरेसिस होगा। दूसरा आप देखें, एक मौसम है जबकि सर्दियां हैं, दूसरा जबकि गर्मी है। गर्मियों में स्वेटिंग के थ्रू अच्छा खासा वाटर लॉस होता है थर्मो रेगुलेशन के लिए। ये जो वाटर लॉस हो रहा है, इस कंडीशन में अब यूरिन के थ्रू पानी कम बाहर जाना चाहिए। तो यानी कि गर्मियों में एडीएच का सेक्रेशन ज्यादा हो कि कम, फिर से सुनो, गर्मियों में यूरिन का वॉल्यूम क्या करना है, कम करना है। तो एडीएच सेक्रेशन ज्यादा या कम, ज्यादा। वहीं सर्दियों में जब स्वेटिंग नहीं हो रही, सारा वाटर जितना भी बॉडी से बाहर जाना है यूरिन के थ्रू जाना है, तो इस टाइम पर एडीएच का सेक्रेशन कम या ज्यादा, कम होना चाहिए। तो सर्दियों में कम होगा और गर्मियों में ज्यादा। फिर हमने बात की जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में। इसमें हमने कहा कि नेफ्रॉन का जो डीसीटी वाला पार्ट है,
वहां की सेल्स मॉडिफाई होती है, सेलुलर मॉडिफिकेशन की एनसीईआरटी ने बात की है, और ये सेल मॉडिफाई होकर के बनाती हैं मैक्युला डेंसा सेल्स। ये जो मैक्युला डेंसा सेल हैं, दे आर सेंसिटिव टू एनी चेंज इन जीएफआर, चाहे जीएफआर का वॉल्यूम बदले या फिर जीएफआर की ऑस्मोलैरिटी बदल रही हो, तो मैक्युला डेंसा सेल क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही मैक्युला डेंसा सेल एक्टिवेट हुई, तो ये सिग्नल किसे भेजती है बेटा, जेजी सेल को। जेजी सेल एफरेंट आर्टेरियोल में कि इफरेंट में, एफरेंट। कायदे से ज्यादातर एफरेंट में होती हैं, कुछ इफरेंट के अंदर भी होती हैं, पर एनसीईआरटी नाम केवल किसका लेती है, एफरेंट का। तो अपन वही याद रखेंगे कि एफरेंट आर्टेरियोल की वॉल में पाई जाती है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। जीजी सेल से हमने कहा था इरिथ्रोपोइटिन आता है। बच्चे बताओ, इरिथ्रोपोइटिन का काम आरबीसी फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। इससे विटामिन डी आता है। विटामिन डी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए आपको चाहिए, यानी कैल्शियम एब्जॉर्ब करना है, बोन में पहुंचाना है, ये सारे काम विटामिन डी के। और यहां से रेनिन आता है। कौन सा रेनिन आता है, सिंगल एन वाला या डबल एन वाला, सिंगल एन वाला रेनिन आता है। तो अपन ने कहा कि यहां से सेक्रीट क्या क्या हुआ, तो अपन ने कहा कि इरिथ्रोपोइटिन, विटामिन डी और रेनिन। अब ये रेनिन काम क्या करता है, उसको समझने के लिए अपन बात करेंगे रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम के बारे में। तो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम क्या होता है, वो अपन समझने की कोशिश करेंगे कि अपन कैसे समझें। तो देखिए, अभी इसे समझने के लिए अपन ने कहा कि हमारे पास एक लेट्स से एक ब्लड वेसल है, ठीक। हम्म। ये बेटा अपन ने मान ली कि एक ब्लड वेसल है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहां पे सबसे पहले जो लिवर है, ये बनाता है एक प्रोटीन, और लिवर से जो प्रोटीन बनी, इस प्रोटीन का नाम है एंजियोटेंसिनोजन। क्या कहा जाता है इसे, एंजियोटेंसिनोजन कहा जाता है। तो अपन ने कहा कि लिवर ने कौन सी प्रोटीन बनाई बेटा, एंजियोटेंसिनोजन। नाम में देखो ओजन शब्द आता है कि नहीं, ओजन शब्द क्या बताता है, एक्टिव है कि पैसिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव है। तो अपन ने कहा कि एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव है। क्या अभी हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन है, हाँ, लिवर ने बनाया है और अभी हम सबके ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिनोजन है। पर क्या अभी ये मैकेनिज्म काम कर रही है, नहीं। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन है, ये क्या होगा कि अब किडनी की जेजी सेल, किडनी की जेजी सेल जो है, तो अपन ने कहा कि जेजी सेल्स ऑफ किडनी, इनसे बेटा एक सब्सटेंस आता है। और कौन सा सब्सटेंस आ रहा था, रेनिन। क्या आया यहां से, रेनिन। ये जो रेनिन आया, इसने एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। किसमें कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट किया। तो एंजियोटेंसिनोजन इज फर्स्टली कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट को हमारे लंग से एक फैक्टर आता है, और लंग से जो फैक्टर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ध्यान दें, एनसीईआरटी इसका नाम नहीं लेती है, बस हम लिख ले रहे हैं कि ठीक है ये आता है। तो हमने कहा कि यहां आया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आता है। अच्छा, एंजियोटेंसिनोजन लगा दिया ना। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आएगा। तो लंग से बेटा क्या आया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आया। ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये ब्लड के अंदर आएगा। और ये जो यहां एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आया, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को अब बच्चे एसीई कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एंजियोटेंसिन सेकेंड में। सो नाउ इट इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो अब ये एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने कहा कि एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन जो था, उसको रेनिन ने पहले कन्वर्ट किसमें किया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और बाद में कन्वर्ट किसमें हुआ, एंजियोटेंसिन सेकेंड में।
यहां बेटा 458 अमीनो एसिड होते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। इससे जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है इसमें 10 अमीनो एसिड होते हैं। इससे बनने वाले एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर 8 अमीनो एसिड होते हैं। तो यहां पर एंजियोटेंसिनोजन को फाइनली कन्वर्ट किसमें किया? एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर। ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर कन्वर्ट किया गया, तो एंजियोटेंसिन सेकेंड का काम क्या है? तो एंजियोटेंसिन सेकेंड जैसा इसके नाम से समझ में आता है अपने को कि पहला वर्ड देखो एंजियो, दूसरा वर्ड टेंसिन। एंजियो वर्ड आता है बेटा ब्लड वेसल के लिए। जब भी अगर मान लो हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो और ब्लड वेसल की अगर हम जांच करें तो उसे कहा जाता है एंजियोग्राफी। ब्लड वेसल को अगर रिपेयर किया जाए तो उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। तो एंजियो मतलब क्या हुआ? ब्लड वेसल। टेंसिन यानी कि टेंशन बढ़ाने वाला, तो एंजियोटेंसिन सेकेंड जो कि एक्टिव है, ये सबसे पहला काम करता है कि ये एक बहुत पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। तो ये क्या बेटा? पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। तो वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब क्या हुआ कि ब्लड वेसल का डायमीटर घटा देगा या बढ़ाएगा? डायमीटर क्या करेगा? घटाएगा। अगर ये ब्लड वेसल के डायमीटर को घटा रहा है तो स्पेशली ये काम करता है, पहला तो इसने क्या किया कि ये कंस्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेसल्स को, और ब्लड वेसल में भी स्पेशली जो ये काम करता है, ये स्पेशली काम करेगा इफरेंट आर्टेरियोल पर। तो स्पेशली कहां काम करता है बेटा? इफरेंट आर्टेरियोल। अब जितना हम समझ चुके हैं उसके हिसाब से आप बताएं कि अगर इफरेंट आर्टेरियोल का कंस्ट्रिक्शन किया गया तो कंस्ट्रिक्शन करने पर जीएफआर बढ़ेगा या घटेगा? जीएफआर बढ़ेगा। देखो दो चीजें हुई, पहला तो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने से ब्लड प्रेशर बढ़ा, और दूसरा इफरेंट आर्टेरियोल को घटा दिया तो क्या हुआ? जीएचपी और ज्यादा बढ़ गया। जीएचपी बढ़ने की वजह से अब यहां फाइनली क्या होगा कि इस कार्यक्रम के कारण एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और न केवल ब्लड प्रेशर बढ़ा बल्कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ क्या हुआ? जीएफआर भी बढ़ गया। ये पूरी मैकेनिज्म ने काम कब किया था? जबकि ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर क्या हो गया था? कम। तो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर के कम होने पर इसने काम किया और फाइनली क्या किया? ब्लड ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। दूसरी तरफ यही जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, ये बच्चे और जाकर के काम करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स पर। तो ये कहां पे काम करेगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स। क्या आप बता सकते हैं कि एड्रीनल कॉर्टेक्स को रेगुलेट करने वाला पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा होता है? एसीटीएच। कौन सा हार्मोन होता है? एसीटीएच। ध्यान रखेंगे एसीटीएच का जो इफेक्ट है वो केवल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पे होता है। एसीटीएच एल्डोस्टेरोन को रेगुलेट नहीं करता है। एल्डोस्टेरोन को रेगुलेट करने के लिए ये है। इसने एड्रीनल कॉर्टेक्स पर काम किया, और इन टर्न ध्यान रखेंगे एड्रीनल ग्लैंड में भी कहा? कॉर्टेक्स पर, मेडुला पे नहीं। अगर मेडुला लिखा तो स्टेटमेंट गलत है आपका। तो आपने कहा एड्रीनल कॉर्टेक्स पर काम करेगा, और काम करने की वजह से देयर विल बी रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। और ये जो एल्डोस्टेरोन है ये बच्चे होता है एक मिनरलो कॉर्टिकॉइड। एल्डोस्टेरोन क्या है? मिनरलो कॉर्टिकॉइड है। मिनरलो कॉर्टिकॉइड का मतलब हुआ कि ये कॉर्टिकॉइड है जो कि मिनरल्स को रेगुलेट करता है। और एल्डोस्टेरोन क्या काम करेगा कि ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड वाटर, ये क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड वाटर। कहां से? डीसीटी से। तो डीसीटी से ये NaCl और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। जब अगर डीसीटी से NaCl और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो वापस से बढ़ने लगेगा, क्योंकि एक तो आप वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, दूसरा आपने सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराया। सोडियम वाटर को होल्ड करने में और ज्यादा मदद करता है। तो ये दोनों जगह पे काम कौन करता है? एंजियोटेंसिन सेकेंड। कायदे से एंजियोटेंसिन सेकेंड हाइपोथैलेमस पर भी काम करता है, और ये वहां से एडीएच का सेक्रेशन कराता है। तो ये भी एक इफेक्ट है। पर ये बात अलग है कि इस चीज के बारे में एनसीईआरटी लिखती नहीं है,
इसलिए अपन भी आज जिक्र नहीं करने वाले। बाकी एंजियोटेंसिन सेकेंड और कहां काम करता है? हाइपोथैलेमस पर। तो हाइपोथैलेमस से क्या आएगा? एडीएच। और एडीएच आया तो एडीएच के आते ही आप ध्यान रखें, दो काम होते हैं। पहला तो एडीएच के आते ही काउंटर करंट अपना काम करना शुरू कर देगा। दूसरा, एडीएच डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की वाटर के लिए परमेबिलिटी को बढ़ा देगा। दोनों चीजों की वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा और अब यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा या घट जाएगा? तो यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है। बोले इतनी बात समझ में आ गई अपने को? अगर इसमें लिखना है तो फटाफट लिखें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ट्यूबुलर सेल का मतलब हुआ जो रीनल ट्यूब्यूल है उसकी सेल्स को आप कहेंगे ट्यूबुलर सेल। नहीं, एडीएच का इफेक्ट स्पेशली इफरेंट पे नहीं होता, सारी ब्लड वेसल पे लगभग इक्वली होता है। इसका इफेक्ट सारी ब्लड वेसल पे है, स्पेशली कहां है? इफरेंट पे काम करता है। एडीएच का सब जगह पे, इसका भी सब जगह, पर सब जगह में ज्यादा कहां? इफरेंट आर्टेरियोल। अगर बेटा ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ते ही जीएचपी बढ़ जाएगा कि नहीं? अगर जीएचपी बढ़ा तो मेन ड्राइविंग फोर्स तो जीएचपी था ना फिल्ट्रेशन के लिए। भले ही सबका बढ़ेगा पर ओवरऑल बॉडी में ब्लड प्रेशर तो बढ़ रहा है ना। हमने कहा था कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज होती है। क्यों डैमेज होती है? क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलस की वॉल पे प्रेशर ज्यादा लगेगा ना, और ग्लोमेरुलस की वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है वही तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो अगर पूरी बॉडी में आप ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे तो जीएचपी बढ़ेगा, और जीएचपी बढ़ा तो जीएफआर भी बढ़ेगा। लूप ऑफ हेनले नहीं। तो कॉर्टिकल जो है काउंटर करंट में पार्टिसिपेट कहां करता है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। लूप ऑफ हेनले छोटा है ना, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से मिल जाएगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड। देखिए, आपने कहा बच्चे सबसे पहले देखो एक बार वापस से, लिवर ने क्या सेक्रेट किया? जोर से बोलो, क्या सेक्रेट हुआ? एक्टिव है कि इनएक्टिव? जब भी अगर ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कम हुआ तो जेजी सेल से क्या आने वाला है? रेनिन। कौन सा रेनिन आएगा? सिंगल एन की डबल एन? ये जो रेनिन है ये एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किस में करेगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिन फर्स्ट से क्या एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा? एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है ये सबसे पहले कहां काम करता है? ब्लड वेसल पे। ब्लड वेसल में कंस्ट्रिक्शन कराएगा क्या? ब्लड वेसल में अगर कंस्ट्रिक्शन हुआ तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा क्या? ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा तो जीएफआर बढ़ जाएगा क्या? वहीं पर क्या ये किडनी जाकर के एड्रीनल कॉर्टेक्स पे काम करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से क्या मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरोन सेक्रीट कराता है? ये जो एल्डोस्टेरोन सेक्रीट हुआ ये डीसीटी से एनएसीएल और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा क्या? तो ये कुल मिला के काम किसके हुए? एंजियोटेंसिन सेकंड के काम है। और हमने कहा था कि काम करता है हाइपोथैलेमस पर उसके बारे में एनसीईआरटी नहीं लिखती है, इसलिए अपन ने उसके बारे में कोई बात नहीं करी। ये क्या करेगा कि डीसीटी पर जाकर के एनएसीएल के लिए क्या करता है कि सोडियम के पंप चालू कराएगा। सोडियम पंप चालू होंगे तो सोडियम बाहर आने लगेगा डीसीटी से। जहां भी सोडियम जाता है क्लोराइड हमेशा उसके पीछे पीछे जाएगा। और साथ में क्या करता है कि अगर सोडियम बाहर आया तो सोडियम के बाहर आते ही आसपास की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। आसपास की ऑस्मोलैरिटी अगर बढ़ी तो इसके बढ़ने की वजह से क्या होगा?
कि वाटर अपने आप ऑस्मोसिस के थ्रू इसे फॉलो करेगा। जब ये काम कर रहा होगा एट द सेम मोमेंट एडीएच भी होगा। एडीएच क्या करता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की वाटर के लिए परमिबिलिटी बढ़ा देता है। तो परमिबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो डीसीटी से वाटर भी ज्यादा बाहर आने लगेगा। अब आगे बढ़ जाएं। देखें, अब एनसीईआरटी बेटा बात करती है एक और फैक्टर के बारे में जिसका नाम दिया है एएनएफ। क्या नाम है? एएनएफ। देखो, मैंने शुरू से कहा है कि आप हमेशा नाम पे ध्यान दिया करें। तो एएनएफ में ए का मतलब एट्रियल। बोलो कौन सा ऑर्गन याद आया? हार्ट याद आ गया। एट्रियल के बाद फिर इसका नाम है नेट्री। नेट्री नाम सुन करके कोई आपको एलिमेंट याद आता है? कोई एलिमेंट याद आता हो? सोडियम ने क्या समस्या है? सोडियम का नाम क्या होता है? सोडियम का नाम क्या है? नेट्रियम। सोडियम का नाम क्या होता है? नेट्रियम। तो नेट्री का मतलब क्या है? सोडियम। फिर देखिए, नेट्री के बाद अगला वर्ड आता है इसमें यूरेटिक। यूरेटिक मतलब क्या हुआ? यूरिन। और फिर आ जाता है फैक्टर। तो अपन ने कहा कि इसका पूरा नाम क्या है? एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। अब देखिए क्या हुआ बेटा कि जो रास पाथवे था, इस रास ने जब काम किया तो रास के काम करने की वजह से ब्लड प्रेशर बोलो बढ़ा कि घटा? ब्लड प्रेशर क्या हुआ? रास जब काम करेगा तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा कि घटाएगा? ध्यान रखें, एडीएच और रास ने काम तब किया था जब ब्लड प्रेशर कम था। ये काम करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ते ही ब्लड फ्लो टू एट्रिया घटेगा या बढ़ जाएगा? तो ब्लड फ्लो टू एट्रिया क्या होगा? ज्यादा। ध्यान रखें, प्रेशर जितना ज्यादा यानी कि ब्लड उतना ही तेजी से उतना ही जल्दी जल्दी फ्लो कर रहा है। तो एट्रिया के लिए जो ब्लड फ्लो है वो क्या हुआ? बढ़ा। जैसे ही ब्लड फ्लो टू एट्रिया बढ़ा, देन देयर विल बी सेक्रीशन ऑफ एएनएफ। क्या सेक्रेट होने वाला है? एएनएफ। कहां से? तो फ्रॉम एट्रियल वॉल। तो अपन ने कहा कि एट्रिया की वॉल से सेक्रीशन किसका होने वाला है बेटा? एएनएफ का। तो अपन ने कहा कि एट्रिया की वॉल से सेक्रीशन किसका होगा? एएनएफ का। ये जो एएनएफ का सेक्रीशन हो रहा है एट्रिया की वॉल से, ये एएनएफ क्या काम करता है? तो एएनएफ के काम होंगे दो। एएनएफ का पहला काम, ये वैसोडाइलेशन कराता है। ये क्या कराता है? वैसोडाइलेशन। आप ध्यान देंगे, आपको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर हार्ट, ब्रेन और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो हार्ट की समस्याएं बढ़ गई हैं। हार्ट अब चाहता है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। अगर ब्लड प्रेशर को घटाना है तो यहां एएनएफ ने क्या किया? वैसोडाइलेशन कराया। और वैसोडाइलेशन अगर हुआ तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया ना। एनसीईआरटी बस इतनी बात लिखती है कि वैसोडाइलेशन कराएगा और इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। पर ये जो काम है, क्या इसके नाम को जस्टिफाई करता है? नहीं। इसका नाम खुद बहुत कुछ बता रहा है। और नाम ये बताता है कि सोडियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम फिल्ट्रेट घटाएगा या बढ़ाएगा? सोच के बताना। तो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम फिल्ट्रेट को क्या करेगा? कम। अब ध्यान दें, अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम हुआ तो इसके कम होने की वजह से यूरिनरी रिमूवल ऑफ सोडियम घट जाएगा या बढ़ जाएगा? तो यूरिनरी रिमूवल ऑफ सोडियम क्या होगा बच्चे? बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है? समझना, फिल्ट्रेट के पास एक सर्टेन अमाउंट में सोडियम है। अगर ये सोडियम को रीअब्सॉर्ब नहीं किया तो ये अल्टीमेटली जाएगा कहां? यूरिन में। तो एएनएफ के काम कितने? दो। पहला, ब्लड प्रेशर को कम करना, क्योंकि क्या कराता है? वैसोडाइलेशन। दूसरा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन को घटाना, जिसकी वजह से यूरिन के थ्रू सोडियम को रिमूव किया जाए। तो अब बताएंगे, ये जो एएनएफ है ये रास का साथ दे रहा है कि विरोध कर रहा है? विरोध कर रहा है ना। इसीलिए पढ़ो लास्ट लाइन में एनसीईआरटी लिखती है कि इट एक्ट एज अ चेक ऑन रास मैकेनिज्म। तो रास मैकेनिज्म पे चेक का मतलब क्या है? रास मैकेनिज्म को कंट्रोल करना। कि रास को अगर फ्रीली छोड़ दिया जाए तो ये तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता ही चला जाएगा। तो कंट्रोल इसे कौन करता है बेटा? एएनएफ।
फटाफट इतना लिखेंगे, फिर इससे आगे बढ़ा जाए मैच्योरेशन पर। क्या बेटा? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। आज क्लास में जनसंख्या कम है, लगता है सब शनिवार की खुशी में जो है सो रहे हैं कि सो जाओ, आज तो शनिवार है। आज क्लास छोटी है, एक एक घंटे की है, पर क्लास के छोटे होने से न टॉपिक छोटा होता है, न टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन छोटे होते हैं, वो उतने ही बड़े रहेंगे। बड़े लिखा कि नहीं? तो जूलॉजी तो पढ़ो। पर ये गलत है। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा सीखने की, कि कहीं से जो कुछ सीखने को मिले वो सीखो। आज शनिवार है इसलिए सारी क्लास एक एक घंटे की। कोशिश करेंगे हर सैटरडे को कि सैटरडे को थोड़ा सा टाइम मिल जाए तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए। हाँ, पर ध्यान रखना ये, हाँ, ये जो टाइम है ये आपको ये सोच के दिया जा रहा है कि इसका सदुपयोग आप सेल्फ स्टडी के लिए करेंगे। तो सबसे विनती है कि कोई समय का दुरुपयोग नहीं करेगा। जो मालूम पड़े तुम सिटी मॉल चले जाओ और फिर जो मूवी देखने चले जाओ कि पिज्जा खाए आए। लिख गया? आगे बढ़े, चलिए। आज ये सारे बालक बहुत खुश नजर आ रहे हैं एकदम, और सब देखो आपस में बात करा कर लगे हैं। हाँ, कईयों के लिए तो लगता है कि बजाय बेंच के रिवॉल्विंग चेयर होनी चाहिए। ऐसे पीछे घूमते हैं कि इनके लिए रिवॉल्विंग चेयर लगवा दो, पीछे वाले से बात कर पाए। बस 1 मिनट। हाँ, बोलिए बेटा, तेज बोलो, मेरे कान खराब हो गए। हाँ, अब फिर बोलो। अगली वाली टेस्ट में नहीं, अभी जो टेस्ट होगा आपका ये माइनर है। माइनर टेस्ट का मतलब है कि उसमें बैक पोर्शन नहीं आता है। जब आपका सेमी मेजर होना शुरू होगा तब फिर बैक पोर्शन उसके अंदर आने लगेगा, जो संभवतः आपके थर्ड टेस्ट से स्टार्ट होगा। जो तीसरा टेस्ट होगा वहां से फिर बैक पोर्शन आना शुरू होगा। अभी पहले सेकेंड हो, फिर उसके बाद थर्ड टेस्ट से आना शुरू होता है। आगे बढ़े। क्या? तभी तो तुम काम करोगे। इस वाले टेस्ट में अभी एक्सक्रीशन, इसके बाद अपन पढ़ेंगे लोकोमोशन मूवमेंट, वो 2 चैप्टर। आगे बढ़े, चलिए। बस अब बात बंद, फिर से अब ध्यान दो। देखो, आज ये सारे बालक एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं।
ध्यान दें। देखो, अब अपने को अगले टॉपिक की बात करनी है। टॉपिक का नाम है मिक्टुरेशन। मिक्टुरेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ यूरिन। देखिए, यूरिन बेटा बनाई किसने? किडनी ने। तो अपन ने सबसे पहले कहा कि यूरिन फॉर्म्ड बाय किडनी। तो यूरिन को बनाना बेटा किसका काम होता है? किडनी का। और फिर ये जो यूरिन है इसको स्टोर कहां किया जाएगा? तो अपन ने कहा कि इट इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी ने जो यूरिन बनाया उस यूरिन को ब्लैडर क्या करेगा बेटा? स्टोर करता है। तो अपन ने कहा ब्लैडर ने स्टोर किया। जैसे ही ब्लैडर यूरिन को स्टोर करेगा तो यूरिन अपने आप में एक लिक्विड है। अगर लिक्विड है तो इसका अपना एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी होगा। यानी कि लिक्विड को अगर आप किसी भी जगह भरेंगे तो वो लिक्विड वॉल पे फोर्स लगाएगा कि नहीं? जैसे लेट से आपके पास, बेटा चल बैठ, यहां बैठ, और चल गए पंखे। हाँ, ध्यान। बस, अपन ने कहा जैसे लेट से आपके पास एक खाली पॉलिथीन है, ठीक? उस खाली पॉलिथीन में अगर आप कुछ पानी भर दें तो पानी भरेंगे तो पॉलिथीन फैलेगी ना? पॉलिथीन क्या होगा? फैलेगी। अगर फैलेगी इसका मतलब है पानी क्या कर रहा है? वॉल पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। और जो उसकी वॉल है वो वॉल सिकुड़ रही है या फैल रही है? वॉल फैल रही है। अब अगर उस वॉल में कोई स्ट्रेच रिसेप्टर हो तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि आप कोई सेंसरी सिस्टम ऐसा लगा दें जो जब भी अगर ऐसे फोर्स लगे तो उस टाइम पे एक्टिवेट होता हो, तो वो सेंसरी सिस्टम क्या होगा? एक्टिवेट होगा। तो ऐसे ही ब्लैडर के अंदर क्या हुआ? यूरिन स्टोर हुई। जैसे ही यूरिन स्टोर हुई तो यूरिन स्टोर होने की वजह से क्या होगा कि देयर विल बी स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लैडर वॉल। अब स्ट्रेचिंग किसके अंदर होने वाली है? ब्लैडर की वॉल में। तो अपन ने कहा कि ब्लैडर की वॉल साहब यहां पे क्या हुआ? स्ट्रेच हुई। जैसे ही ब्लैडर की वॉल स्ट्रेच होगी तो इसके स्ट्रेच होते ही देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर। एक्टिवेशन किसका हो जाएगा? स्ट्रेच रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन होगा। और ये स्ट्रेच रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं? तो अपन ने कहा ऑन वॉल ऑफ ब्लैडर। तो ब्लैडर की वॉल पर कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर। ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है ये क्या हुआ? एक्टिवेट हुए। जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट होते ही इट विल सेंड सिग्नल टू सीएनएस। और ये जो सिग्नल जाएगा ये बच्चे सेंसरी कहा जाएगा कि मोटर? सिग्नल को क्या कहेंगे? सेंसरी की मोटर। ध्यान दो, ये सीएनएस, ये कोई भी ऑर्गन, चाहे मसल हो, कोई सेंसरी ऑर्गन हो, वट एवर इट इज, अगर इस ऑर्गन से कोई भी सिग्नल सीएनएस को जाता है तो आप हमेशा उसको बोलते हैं सेंसरी सिग्नल। क्या कहा जाएगा? सेंसरी। या क्योंकि सिग्नल सीएनएस की तरफ जा रहा है तो आप उसे कहेंगे एफरेंट। क्या कहेंगे? एफरेंट। तो सेंसरी के लिए दूसरा नाम एफरेंट। जो सिग्नल जा रहा है वो सेंसरी है कि मोटर? एफरेंट है कि इफरेंट? तो अपन ने कहा कि यहां पर अब क्या होगा कि जो है सेंसरी सिग्नल किसके पास जाएगा? तो अपन ने कहा कि सेंसरी सिग्नल गया कहां पे? सीएनएस के पास। अब ये सीएनएस के पास जो सेंसरी सिग्नल पहुंचा तो इसकी वजह से अब सीएनएस से एक वॉलेंट्री मोटर सिग्नल आएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि सिग्नल के बारे में मैंने दो बातें कही हैं। पहली बात मैंने कही कि जो सिग्नल आने वाला है ये वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री? तो आपने क्या कहा? वॉलेंट्री है। फिर आपने कहा कि आने वाला सिग्नल सेंसरी है कि मोटर? कैसा है? मोटर। तो आपने कहा कि यहां पर वॉलेंट्री मोटर सिग्नल आएगा। ये सिग्नल आ कहां से रहा है बेटा? सीएनएस से। सिग्नल कहां से आया? सीएनएस से। ये जो सिग्नल आया इस सिग्नल की वजह से लास्ट बेंच पे बेटा बालक काम होंगे दो। कितने काम होने? दो। पहला काम इसकी वजह से होगा कि यहां पर ब्लैडर की वॉल में स्मूथ मसल पाई जा रही थी। इनका नाम क्या था? डेट्रूसर मसल। तो आपने कहा कि स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर
ये क्या करने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स? तो यहां पर ब्लैडर की जो स्मूथ मसल्स हैं, इन्होंने क्या किया बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बताएं ब्लैडर का वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? ब्लैडर का वॉल्यूम घटेगा। अगर ब्लैडर का वॉल्यूम घटा तो यूरिन के ऊपर प्रेशर घटा कि बढ़ा? प्रेशर बढ़ गया। फिर आपने कहा कि यहां पर जब वॉलेंट्री मोटर सिग्नल आया तो एक तरफ तो ये काम हुआ और दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर। तो यहां पर जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर थे, ये स्फिंक्टर क्या कर जाते हैं बेटा, रिलैक्स। तो अपन ने कहा कि यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स का अब क्या हो जाने वाला है, रिलैक्सेशन हुआ। यहां पर यूरिथ्रल स्फिंक्टर ने रिलैक्स किया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन किया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और इसके रिलैक्स करने की वजह से देयर विल बी मिक्टुरेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, मिक्टुरेशन होता है। मिक्टुरेशन यानी कि यहां पर अब यूरिन का फ्लो होगा। अब देखिए इसमें नर्वस सिस्टम कहां इन्वॉल्व था। तो जो नर्वस सिस्टम था ये आपका बेटा यहां से लेकर के और यहां तक इन्वॉल्व था। ये पूरा काम किसका था, नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम जितना काम करता है, इस काम को अपन क्या कहते हैं, तो हमने कहा कि ये वाला जो स्टेप है यहां से लेकर के और यहां तक जो प्रोसेस हुई, इट इज कॉल्ड एज मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं इसे, मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो अब यहां ऑपरेट क्या हुआ, मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स ऑपरेट हुआ। और इस मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स की वजह से फाइनली क्या होता है, यहां पर मिक्टुरेशन। प्रोसेस जो मिक्टुरेशन है वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री? तो अपन ध्यान रखेंगे प्रोसेस कैसी है, वॉलेंट्री होती है। तो इसके बारे में आपने कहा वॉलेंट्री है। अब देखिए यूरिन के बारे में एनसीईआरटी क्या क्या कहती है। तो एनसीईआरटी ने कहा कि यूरिन का वॉल्यूम बोलेंगे कितना है, 1 to 1.5 लीटर पर डे। तो यूरिन का वॉल्यूम पर डे कितना है, 1 to 1.5 लीटर। ध्यान देना, जब एनसीईआरटी ने जीएफआर के बारे में बात की थी तब वैल्यू कितनी लिखी थी, 1.5। तब मैंने आपसे कहा था कांस्टेंट नहीं होती है, वेरिएबल है। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने यहां पे आपका भ्रम खत्म किया कि कांस्टेंट नहीं है, इसकी एक रेंज है। और ये कितना है, 1 to 1.5 लीटर पर डे। फिर आप देखेंगे यूरिन का अगर हम बात करें कि कलर कैसा होगा, तो कलर कैसा रहेगा बेटा, पेल येलो। कौन मुझे बताएगा कि कलर कौन लेकर के आ रहा है, बाइल पिगमेंट। तो ये कलर किसकी वजह से, बाइल पिगमेंट्स की वजह से होता है। कायदे से तो ये होता है कि बाइल पिगमेंट टूट के, बेटा इधर, ठीक, जब ये बाइल पिगमेंट टूटेगा तो इस बाइल पिगमेंट के टूटने पे जो मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम है यूरोक्रोम। क्या बनता है, यूरोक्रोम। पर यूरोक्रोम का नाम एनसीईआरटी नहीं लेती, तो आपको याद भी नहीं करना है। आप सिंपली याद करके क्या रखेंगे कि आपने याद कर लिया बाइल पिगमेंट, और वैसे भी नाम कहीं आ जाता है तो संधि विच्छेद कर लेना। यूरो मतलब क्या हुआ, यूरिन, और क्रोम का मतलब हुआ कलर। तो यूरिन को कलर देने वाले को आप क्या बोल देंगे, यूरोक्रोम कहेंगे। कलर के बाद फिर आप बताएंगे पीएच कितना होगा। तो पीएच कितना है, 6.0। बोलो एसिडिक है कि एल्कलाइन? तो अपन ने क्या कहा कि ये स्लाइटली क्या है बेटा, एसिडिक। तो हमने कहा स्लाइटली एसिडिक है। कौन बालक मुझे कारण बताएगा कि यूरिन एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि H प्लस का सेक्रीशन होता है और बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन होता है। H प्लस का सेक्रीशन होगा और बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन, इस वजह से यूरिन कैसी है, एसिडिक। अगर आपसे कभी कहा जाए कि अगर बाइकार्बोनेट होने लगे सेक्रीट और H प्लस होने लगे एब्जॉर्ब, तो यूरिन एसिडिक रहेगी कि एल्कलाइन? एल्कलाइन बन जाएगी। तो अभी ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि H प्लस का हो रहा था सेक्रीशन। फिर आपने कहा कि पीएच है यहां पर 6। अब इसके बाद यूरिया का अगर हम अमाउंट देखें कि पर डे यूरिया कितना रिमूव होता है, तो ये अमाउंट है बेटा 25 से 30 ग्राम पर डे। सारे बच्चे यहां बहुत अच्छे से याद रखेंगे, यूनिट, यूनिट क्या है, ग्राम पर डे है, ये मिलीग्राम नहीं है। ध्यान रखें, जितनी भी चीजें एनसीईआरटी ने दी है उनमें अकेला हीमोग्लोबिन और यूरिया का अमाउंट, ये दो हैं जिनकी यूनिट ग्राम के हिसाब से है।
इनकी यूनिट क्या है? ग्राम। तो जब भी अगर ऐसी चीजें आती हैं तो आप वापस से रीचेक करें कि यूनिट में कहीं मिलीग्राम तो नहीं लिखा है। तो यहां ध्यान रखेंगे अमाउंट कितना है? 25 से 30 ग्राम पर डे इसका अमाउंट है। अब कहा कि अगर यूरिन के अंदर कुछ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो वो कुछ डिसऑर्डर्स को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि डिजीज आई बेटा डायबिटीज मेलाइटस। डिजीज कौन सी है? डायबिटीज मेलाइटस है। अब देखिए ये जो डायबिटीज है बच्चे दो तरह की होती है। एक कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस और दूसरा होता है डायबिटीज मेलाइटस। दोनों टर्म का मतलब समझेंगे। डायबिटीज शब्द का मतलब ही होता है यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाना। डायबिटीज वर्ड का मतलब क्या होता है? यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाना। पहले आता है इसके अंदर डाई। डाई का मतलब होता है डबल, और लैटिन लैंग्वेज में शायद एबिटीज का मतलब यूरिन करके कुछ होता है, तो इसीलिए नाम आता है डायबिटीज। इधर वर्ड आता है मेलाइटस और वहां वर्ड आता है इंसिपिडस। इंसिपिड शब्द का मतलब होता है टेस्टलेस। इंसिपिड मतलब टेस्टलेस यानी कि डाइल्यूट। तो डायबिटीज इंसिपिडस के केस में बोलो कौन से हार्मोन का लेवल घटेगा? इंसुलिन की एडीएच। डायबिटीज इंसिपिडस में कौन सा हार्मोन कम होगा? इंसुलिन की एडीएच। एडीएच कौन सा कम होने वाला है? एडीएच। डायबिटीज इंसिपिडस में कौन कम होगा? एडीएच। अगर एडीएच कम हुआ तो डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा। कंडीशन को आप क्या कहेंगे? डायूरेसिस। अगर पर्सन में यूरिन का वॉल्यूम बढ़ा तो पर्सन को प्यास कम लगेगी कि ज्यादा? प्यास लगेगी ज्यादा, पानी पिएगा ज्यादा। इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया। पर ये आपको टर्म याद नहीं करनी है, बस इतना याद रखना कि यूरिन वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इंसिपिड का मतलब क्या था? टेस्टलेस। वहीं पर जो डायबिटीज मेलाइटस है, इसमें मेलाइटस शब्द का मतलब है हनी। मेलाइटस मतलब हनी, और हनी यानी कि शहद। शहद होता है मीठा। तो यहां पर इसलिए कहा क्योंकि इस डिजीज में यूरिन के अंदर क्या मौजूद रहेगा? ग्लूकोज। ध्यान रखना यूरिन वॉल्यूम यहां भी बढ़ेगा, पर वहां ग्लूकोज नहीं था और यहां पे ग्लूकोज होगा। तो आपने कहा कि डायबिटीज मेलाइटस में यूरिन के अंदर क्या मौजूद होगा? ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज मौजूद है तो इस कंडीशन को कहा जाता है ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। सो नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय ग्लाइकोसूरिया? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसूरिया। न केवल ग्लाइकोसूरिया होता है बल्कि इसमें साथ में बेटा कीटोन्यूरिया भी होता है। और क्या होता है? कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया क्या है? यूरिन में कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस को अपन क्या बोलते हैं? कीटोन्यूरिया कहते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट इसके बारे में सुन लेंगे कि हो क्या रहा है। एनसीईआरटी में देखो शायद पेज नंबर 134 या 36 पे प्रोटीन वाली एक टेबल दी है बायोमोलिक्यूल में। या 140, 1 मिनट बेटा, ये नई वाली एनसीईआरटी है ना? 143, 45, पेज नंबर 145 पे आ जाएंगे। अगर नई एनसीईआरटी है तो 147 पे। यहां देखिए आपको बेटा प्रोटीन की टेबल में आपको यहां पर ग्लूट4 का नाम मिलेगा। मिला? ये जो ग्लूट4 है इसके बारे में सुनिए। देखें डायबिटीज मेलाइटस में क्या हुआ? इंसुलिन की कमी हुई। ग्लूट4 एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ग्लूट में पूरा नाम जीएलयू मतलब ग्लूकोज, टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर। ये जो ग्लूट हैं 1 से लेकर के 12 तक होते हैं, यानी कि ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3 ऐसे करके ग्लूट 12 तक अलग अलग ट्रांसपोर्टर हैं। एनसीईआरटी ने पर्टिकुलरली ग्लूट 4 का नाम इसलिए लिया है क्योंकि ग्लूट 4 इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। बाकी के जो चैनल्स हैं वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते। मतलब ये चैनल काम तब करता है जब इंसुलिन होगा, और अगर इंसुलिन नहीं है तो ये अपना काम नहीं करेगा। अब जब भी इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूट 4 अपना काम नहीं करेगा। ग्लूट 4 ने काम नहीं किया तो सेल के पास ग्लूकोज नहीं जाएगा। यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस में
ब्लड में ग्लूकोज कम होता है कि ज्यादा? ज्यादा। ध्यान रखेंगे, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा, पर सेल्स को ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी कम। ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा, सेल्स को ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। कारण, ब्लड से सेल में ग्लूकोज जाने का जो रास्ता है वो रास्ता इंसुलिन खोलता है। इंसुलिन नहीं है तो रास्ता नहीं खुला है, तो ब्लड से ग्लूकोज जो है सेल के पास नहीं जा रहा। अब जब अगर सेल को अगर ग्लूकोज मिला होता तो सेल मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज को यूज करती और सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देती, जो कि बॉडी से बाहर चले जाते। वहीं पर अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो सेल अब मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करेगी फैट। क्या यूज करेगी बेटा? फैट यूज करेगी। ये जो फैट है, जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो फैट के ब्रेकडाउन पे बनती है कीटोन बॉडीज। क्या बनती है? कीटोन बॉडीज। यहां जो कीटोन बॉडीज बनती हैं, इन कीटोन बॉडीज में याद रखना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्योंकि आगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी आने वाला है, तो कीटोन बॉडीज में आप दो के नाम याद रख सकते हैं। एक है एसिटो एसिटिक एसिड। पहला क्या है बेटा? एसिटो एसिटिक एसिड होता है। और दूसरा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। दूसरे का नाम क्या है तो कर लेंगे? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो ये भी यहां पर क्या है बेटा? कीटोन बॉडी है। तो हमने कहा कि साहब कीटोन बॉडीज पास होती हैं। ये कीटोन बॉडी सेल के अंदर बनी, बनने के बाद अब ये आ जाएगी ब्लड में। अगर आप देखें तो दोनों ही बॉडीज एसिडिक हैं। ये ब्लड के पीएच को घटाएंगी, और ब्लड का पीएच घटना अपने आप में बहुत हार्मफुल सिचुएशन है। बहुत ज्यादा हार्मफुल सिचुएशन होने की वजह से ही कई बार ऐसा होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि डायबिटिक पेशेंट कोमा में भी चले जाते हैं, इसी कीटोन बॉडी की वजह से। बहुत खतरनाक आइटम है ये। तो अपन ने कहा कीटोन बॉडीज बनी, किडनी इसे फिल्टर करके निकालती है बाहर। तो जब भी अगर बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो यूरिन में कीटोन बॉडीज मौजूद होंगी। तो उस कंडीशन को आपने क्या कहा? कीटोन्यूरिया कहा। ग्लाइकोसूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, कीटोन्यूरिया का मतलब हुआ प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज। अब इतनी बात लिखते फटाफट। एडीएच यूरिन का वॉल्यूम घटाएगा, अगर एडीएच की कमी है तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नहीं, वो कीटोन बॉडी नहीं है। वहां पे क्या होता है? फिनाइल एलेनिन होता है, जिसका डिपोजिशन होता है फिनाइल एलेनिन है फिनाइल कीटोन्यूरिया में। तो जो डिपोजिशन हो रहा है फिनाइल एलेनिन का हो रहा है। वहां पे क्या होता है कि जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है उसमें ये जो फिनाइल एलेनिन है, एक तरीके के आप कह सकते हैं कीटोन बॉडी है, पर साथ में फिनाइल ग्रुप होता है। और ये जो फिनाइल एलेनिन है ये काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। तो हार्मफुल होने की वजह से ही अगर ये बॉडी में डिपॉजिट होता है तो डिपॉजिट होने के केस में ये क्या करेगा कि जो है आपका मेंटल रिटार्डेशन करा देगा। तो वहां पे कुछ हद तक कह सकते हैं, बाकी ये जो मेटाबॉलिज्म में बनती ऐसी कीटोन बॉडी वहां नहीं बनती। क्रिस्टल की तरह? नहीं, क्रिस्टल की तरह तो नहीं होता। बाकी ये कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। तो मतलब ऐसा भी नहीं क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगा, इमॉर्फस है, क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं करता, पर हाँ वाटर में सॉल्युबल नहीं है ये। हम्म? कीटोन बॉडीज क्या हुआ? किडनी फिल्टर करती है, रिमूव करती है। पर अगर डायबिटीज ज्यादा हो तो उस केस में कीटोन बॉडी ज्यादा बनेगी। तो ब्लड में हमेशा कीटोन बॉडीज का लेवल हाई रहेगा। और अगर ब्लड में कीटोन बॉडीज का लेवल हाई है तो ये कंडीशन हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि इसने ब्लड के पीएच को क्या किया? घटा दिया। तो ब्लड का पीएच कम होना काफी हार्मफुल सिचुएशन है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हुआ कि कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना। रीनल प्लाज्मा फ्लो हुआ कि कितना प्लाज्मा पहुंचा किडनी के पास। जितना प्लाज्मा पहुंचा उसका 20% ही तो कन्वर्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में।
वॉलेंटरी सिग्नल हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो सीएनएस से नहीं आएगा सिग्नल। मैं अगर तुमसे बात कर रहा हूं तो क्या इसमें सीएनएस इन्वॉल्व है कि नहीं? सीएनएस मतलब है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मुझे तुमसे क्या कहना है, कितनी देर कहना है, ये सारी चीजें ब्रेन ही डिसाइड कर रहा है ना। तो क्या सीएनएस इन्वॉल्व है? हाँ, सीएनएस इसके अंदर इन्वॉल्व है। आगे बढ़े। क्या इसे एक बार वापस से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? नहीं। चलिए, तो अब अगर एक आध बालक को दिक्कत है तो फिर क्लास के बाहर बात करेंगे। अब ध्यान दो, अब आगे बेटा एनसीईआरटी बात करती है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स की, और इसके अंदर देखें सबसे पहले एनसीईआरटी ने बात की है लंग्स के बारे में। लंग्स में देखो CO2 का अमाउंट कितना लिखा बेटा? 200 ml पर मिनट ना, तो पर मिनट कितना? 200 ml। CO2 के अलावा हमारे लंग्स रिमूव करते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर। क्या रिमूव किया? सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर। अब एनसीईआरटी ने यहां पे डेटा हटा दिया है। पहले एनसीईआरटी यहां एक डेटा लिखती थी और ये डेटा हुआ करता था 400 ml पर डे। तो ये कितना था बेटा? वाटर के लिए अपन ने कहा कितना था? 400 ml पर डे। जबकि CO2 के लिए ये कितना लिखा है? 200 ml पर मिनट लिखा है। तो अब बताओ हमारे लंग्स ज्यादा रिमूवल किसका करेंगे? CO2 की वाटर? ज्यादा रिमूवल किसका? CO2 की वाटर? CO2। ध्यान रखना, ये चीज पर मिनट में लिखी है और ये किस में लिखा है? पर डे में। तो ज्यादा रिमूवल किसका हुआ? CO2 का कि वाटर का? तो लंग्स ज्यादा रिमूवल किसका करेंगे? CO2 का। CO2 का रिमूवल करेंगे। इसके अलावा आप देखें तो हमारे लंग्स एक काम और करते हैं, जो वोलेटाइल या एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब हुआ जैसे हमारे खाने में स्पाइसेस वगैरह यूज होते हैं, या हम बात करें गार्लिक है, अनियन है, ये सारी चीजें अगर हमने कंज्यूम कर रखी हो तो उस केस में इनके अंदर जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, गार्लिक की अपनी स्मेल है ना, उसका अपना एक एरोमा है। ये एरोमा जिस कंपाउंड की वजह से है, ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। सारे के सारे वोलेटाइल होते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इनके रिमूवल में भी लंग्स का रोल होता है। जैसे कि हम जब भी अगर अनियन गार्लिक वगैरह हमने खाया हो तो हमारी ब्रेथ में स्मेल आती है कि नहीं? तो इन वोलेटाइल सब्सटेंसेस को रिमूव करना किसका काम होता है? लंग्स का। इसके अलावा लंग्स कुछ हद तक अगर हम देखें तो जैसे एल्कोहल जिस पर्सन ने अगर कंज्यूम कर रखा हो तो एल्कोहल में अपनी कोई स्मेल नहीं होती। खुद जो एल्कोहल होता है, अगर आप प्योर एब्सोल्यूट एल्कोहल देखेंगे तो एब्सोल्यूट एल्कोहल की स्मेल नॉर्मली जो लोग कंजप्शन में यूज करते हैं उस एल्कोहल से बहुत हद तक डिफरेंट होती है। तो कंजप्शन में जो एल्कोहल कंज्यूम किया, उस एल्कोहल को भी अगर डिटेक्ट करना हो तो ट्रैफिक पुलिस ब्रेथ एनालाइजर का प्रयोग करती है ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में। तो यानी कि लंग्स कुछ हद तक रिमूवल ऐसी चीजों का भी करते हैं। पर एनसीईआरटी ने यहां बात किसके बारे में करी है बेटा? CO2 और वाटर। अब मुझे बताएंगे वाटर का रिमूवल सर्दियों के टाइम पे ज्यादा होगा या गर्मियों में? वाटर का रिमूवल ज्यादा कब होगा? सर्दी या गर्मी? सर्दी या गर्मी? अब ध्यान से सुनिए, एक बात लास्ट सुनेंगे। देखो, आपने कभी नोटिस किया है कि आपके घर में जो एसी है, एसी जब भी हम ऑन करते हैं तो एसी से पानी बाहर आता है। क्यों बाहर आता है एसी से पानी? एसी पानी बनाता तो है नहीं। जो एटमॉस्फेरिक वाटर है वही कंडेंस होता है ना। सिंपल सा एक फंडा है कि आप टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो टेम्परेचर कम करने पर एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। टेम्परेचर कम किया तो एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम। यानी कि जब बाहर का टेम्परेचर मान लो 40 है तो एयर में
वाटर वेपर फॉर्म में ज्यादा रहेगा। वहीं पर अगर यही टेम्परेचर 18 या 15 कर दिया जाए तो एयर में वाटर वेपर फॉर्म में कंपैरेटिवली कम होगा। यही कारण है कि ओस सर्दियों में ही पड़ती है ना, गर्मियों में तो नहीं होती। सर्दियों में क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ, एयर में जितना वाटर था वो वाटर कंडेंस हो गया और ओस के फॉर्म में आपको दिखाई देने लगा। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो सर्दियों में जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो बेटा ज्यादा ड्राई है, और गर्मियों में जो एयर इनहेल कर रहे हो ज्यादा मॉइस्ट है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंडक्शन पार्ट का काम होता है कि एयर को मॉइस्ट करता है। तो यानी कंडक्शन पार्ट को जो एयर मॉइस्ट करनी है, ये फंक्शन ज्यादा कब करना पड़ेगा, सर्दियों में कि गर्मी में? तो वाटर का रिमूवल लंग से ज्यादा कब होगा, सर्दियों में कि गर्मी में? ज्यादा रिमूवल कब? सर्दियों में। ध्यान रखना, वाटर का रिमूवल लंग से ज्यादा कब होता है? सर्दियों के टाइम पे। भाई सर्दियों में ही तो होता है कि तुम अपना चश्मा साफ करने के लिए चश्मा रखा मुंह के सामने और फूंकते हैं, ठीक? तो लेंस पे पूरी भाप जम जाती है ना। गर्मियों में तो ऐसा नहीं होता। तो सर्दियों में क्या होता है, वाटर का रिमूवल ज्यादा होगा। फिर आप देखें, लंग्स के बाद अगला ऑर्गन या अगली चीज एनसीईआरटी ने यहां पे ली है, लिवर। तो अब किसकी बात की बेटा? लिवर के बारे में। तो सेकेंड इज लिवर, पर इसके बारे में अब बात करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल इतना। ओके। अपने बचे हुए समय का सही सदुपयोग करें।